नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह अपने आप में भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए काफी संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा क्या है? अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की क्या राय है। मामला आप जानते हैं, यदि आपको तारीख याद हो तो 2019 का साल था और तारीख 5 अगस्त। भारत सरकार ने क्या किया था कि जम्मू कश्मीर से 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की यहाँ जो आप मैप देख रहे हैं, यह पुराना मैप है। आर्टिकल 370 खत्म होते ही सरकार ने एक और काम किया कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभक्त किया और दोनों को यूटी बना दिया। एक भाग जहां जम्मू कश्मीर बनता है, वहीं दूसरी भाग जो है वह लद्दाख का पड़ जाता है। इसके बाद जो है मामला आगे बढ़ता है और कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है और कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने मनमाने ढंग से असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए यह कार्य किया है। इसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और सुनवाई होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्ष मानते हुए उसे नोटिस दिया और जवाब तलब किया। इसी जवाब को लेकर के केंद्र सरकार के तरफ से कुछ बातें कही गई है, जिस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि क्या वह वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर में फिर से लोकतांत्रिक स्थिति बहाल की जाए। लोकतांत्रिक स्थिति बहाल करने की बात जब मैं कह रहा हूं, तब वहां कहीं न कहीं मैं चुनावी प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। अभी आप जानते हैं कि वहां चुनाव नहीं हो रहा है, उपराज्यपाल के प्रशासन के अंतर्गत सारे कार्य चलाए जा रहे हैं। तो आज जो है जम्मू कश्मीर पर पूरे हम चर्चा करेंगे। धारा 370 की बात करेंगे, अनुच्छेद 370 की बात करेंगे, धारा 35A की बात करेंगे, साथ ही जम्मू कश्मीर की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, राजा हरि सिंह की बात कर लेंगे। इन सभी मुद्दों को विस्तार से समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी नोट निकाल लीजिए, पेन निकालिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह मुद्दा लगातार चर्चा में हमेशा ही बना रहता है, यूपीएससी की नजर इस पर रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इसलिए आप नोट करते चलिए। उससे पहले क्या है, आपके लिए एक ऑफर है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर संस्कृति आईएएस ने विभिन्न कोर्स पर 50% तक का छूट दिया है। कोर्स क्या है? यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है, यूपीपीसीएस का फाउंडेशन कोर्स है, बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स कोर्स है वह भी है और एनसीईआरटी कोर्स है। ऑप्शनल में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। तारीख जो छूट का दिया गया है वह 29 अगस्त से 1 सितंबर दिया गया है। 50% छूट के बावजूद भी जो छात्र एक मुश्त राशि भुगतान करने में सक्षम नहीं है, संस्था उनके लिए ईएमआई की सुविधा भी देती है, यानी कि इंस्टॉलमेंट में वे इस राशि का भुगतान कर सकते हैं। कोर्स का मोड क्या होगा? लाइव कोर्स होगा, ऑनलाइन कोर्स होगा, पेन ड्राइव कोर्स होगा और डीएलपी कोर्स होगा। दिया गया नंबर पे आप कांटेक्ट करके इस संबंध में विशेष जानकारी ले सकते हैं या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर भी विजिट करके आपको जानकारी मिल जाएगी। अब हम सीधे चर्चा पे आते हैं। चर्चा देखिए, यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग पे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। ठीक है, यहाँ जो 370 को रद्द किया गया था, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रही है मामला, इसीलिए केंद्र सरकार को भी जवाब तलब किया गया है। प्रमुख बिंदु इस घटना की समझ लेते हैं कि अभी हालिया मामला क्या चला है। अनुच्छेद 370 खत्म करने और जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के खिलाफ जो है याचिका पड़ी थी, जिसकी हमने चर्चा की है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। 5 जजों की पीठ है और संवैधानिक पीठ जब कहा जाएगा तो मैं बार बार कह चुका हूं कि संवैधानिक पीठ का तात्पर्य होता है कि वह पीठ जो है संविधान से जुड़े हुए मसलों पर काम करती है, उस पर विचार विमर्श करती है। यहां पर कैसे 2 राज्य बनता है वो सब हम विस्तार से आगे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से क्या क्या जवाब तलब किया है वह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या कहा है? जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने, क्योंकि 370 जब था तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था, तो विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने का फैसला किस आधार पे आपने लिया, यह आधार आप हमें बताइए। साथ ही जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली कब आप कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता जताई गई है। लोकतंत्र कहने का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सत्ता शासन जिसमें लोगों की भागीदारी हो, लोगों द्वारा चुने हुए लोग ही उस पर शासन करें, जनप्रतिनिधि। अभी क्या है कि वहां पर यूटी है और उपराज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार वहां पर शासन कर रही है। यह मामला अभी तक बना हुआ है। जम्मू और कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिए जाने में लगने वाले समय के बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार कहती रही है कि अभी ये यूटी है जम्मू और कश्मीर, लेकिन हम सही समय देखते हुए इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कह रहे हैं, लेकिन कब तक देंगे, सही समय सीमा बताइए। क्या संसद के पास किसी मौजूदा
मौजूदा राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का अधिकार है। देखिए, आप कहेंगे निश्चित तौर पर संसद को तो यह अधिकार है ही। अनुच्छेद जो है 3 भारतीय संविधान का इसकी चर्चा करता है, हम विस्तार से भी बात करेंगे। लेकिन यहां मामला जम्मू और कश्मीर का है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में मैंने कहा अनुच्छेद 370 जब वहां था तो जाहिर सी बात है उसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो जब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो क्या जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भारतीय संसद के पास यह अधिकार है कि उस राज्य को वो केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दे? यहां यह मसला फंसता है सुप्रीम कोर्ट में, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह कहते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आपने किस आधार पर यह फैसला लिया है, वह आधार हमें बताइए। और फिर केंद्र सरकार के तरफ से जवाब दिया गया है। वह जवाब सुप्रीम कोर्ट को कितना संतुष्ट करता है यह आने वाला वक्त बताएगा। सुनवाई अभी चालू है। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार का पक्ष कौन रख रहे हैं? तो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कहने का तात्पर्य क्या है कि लॉ ऑफिसर जो भारत के होते हैं, यानी कि दूसरे नंबर के जो लॉ ऑफिसर होते हैं, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल। अभी तुषार मेहता है। तो यह केंद्र सरकार का पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? जम्मू और कश्मीर की वर्तमान स्थिति अस्थायी नहीं है। अब यहां सबसे पहले समझ लीजिए, जब यहां जम्मू और कश्मीर की बात की जा रही है तो ध्यान देना है लद्दाख इसमें शामिल नहीं है। गलती से भी आपके मन मस्तिष्क में वो पुराना वाला मैप नहीं बनना चाहिए जिसमें लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र भी शामिल है। ठीक है, इसमें सिर्फ जम्मू और कश्मीर का एरिया शामिल है। तो इन्होंने कहा कि अस्थायी नहीं है, कभी भी वापस उसे राज्य बनाया जा सकता है। अस्थायी नहीं कहने का मतलब है कि अभी यह यूनियन टेरिटरी है, लेकिन समय मिलते ही, उचित मौका मिलते ही वहां शांति बहाली प्रक्रिया जो है ये सब पूरी हो जाएगी तो उसे वापस से पूर्ण राज्य का दर्जा सरकार दे देगी। ऐसा गृह मंत्रालय बार बार कह चुकी है, सदन के अंदर भी कह चुकी है। यही बात जो है सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर केंद्र सरकार के पक्ष में रूप में सुप्रीम कोर्ट का कह रहे हैं। हालात समान होने का इन्होंने बात कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तय सीमा बताइए। आप लगातार जो है 2019 से ये बात कहते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने ऐसा नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि देखिए जनाब, हालात समान होना पड़ेगा। अब हालात समान होने से क्या तात्पर्य है? देखिए, सीधा पढ़ के नहीं निकल जाना है, बिटवीन द लाइन के समझना है कि उस शब्द में क्या छुपा हुआ है, तब यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। हालात समान कहने का तात्पर्य है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो आतंक से पीड़ित रहा है, जहां अलगाववाद की बातें होती रही है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, जब ये चीजें समान हो जाएगी तो निश्चित तौर पर हम इसे यूटी का दर्जा दे देंगे। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लेकिन बना रहेगा। लंबे समय से लद्दाख के लोग यह मांग कर भी रहे थे, इसलिए लद्दाख का तो फुलफिल कर दिया गया है उनकी मांग को। और यहाँ अनुच्छेद 35A जो है, जम्मू और कश्मीर के बाहर का कोई भी यदि व्यक्ति रहता है तो वहां संपत्ति नहीं खरीद सकता था, इन्होंने ऐसा कहा। इसलिए जब 35A को निरस्त किया गया तो इन्होंने कहा कि देखिए, पहले जमीन नहीं खरीदता था तो वहां निवेश नहीं होता था। कोई बाहर की कंपनी क्यों वहां जाएगी निवेश करने के लिए? और जब निवेश नहीं होगा तो वहां रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो बेरोजगारी स्तर बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा? राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो पाएगा। युवा जो है वो रास्ते भटकेंगे, और युवा जब रास्ते भटकेंगे तो निश्चित तौर पर उनका ब्रेन वॉश किया जाएगा, और ब्रेन वॉश किया जाएगा तो वो हथियार उठाएंगे तो राष्ट्र की, देश की और उस राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए वो खतरा बनेंगी ही। यही सब बातें की गई और इन्होंने कहा कि यह बहुत आवश्यक कदम था। साथ ही देखिए, जम्मू कश्मीर में जब 370 खत्म किया गया 2019 में, उससे लेकर के अभी तक पिछले 4-5 सालों में आप पूरी स्टडी कीजिए, आप देखेंगे कि जैसे कि मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं। अभी 15 अगस्त को देखिए, लाल चौक जानते हैं जम्मू कश्मीर का, वहां पर कभी संभव नहीं हो पाता था कि वहां तिरंगा झंडा फहराया जाए, लेकिन लाल चौक पर इस बार तिरंगा झंडा फहराया गया। और सबसे मजे की बात है कि ये नहीं कि आर्मी बहुत खड़ी है, वहां के स्थानीय लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यह अपने आप में बेहद सुखद स्थिति कश्मीर घाटी से भारत के लिए लाता है। और यह संभव कैसे हो पाया? 370 के खत्म होने से। यह संभव कैसे हो पाया? 35A के निरस्त होने से। तो यही बात जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की शक्ति क्या है? मैंने आपको पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा था कि क्या आपके पास यह शक्ति है कि आप ऐसा कर सकते हैं। संसद से पूछा था केंद्र सरकार के ब्याह पे। तो यहां पर देखिए, अनुच्छेद 3 देखेंगे भारत के संविधान का, तो इसमें इस बात की चर्चा की गई है। हालांकि उसमें जम्मू कश्मीर राज्य विशेष राज्य का दर्जा था, तो उसको संदर्भ में रख करके पूछा गया था। यदि ओवरऑल बात करें तो अनुच्छेद 3 अब हमारे लिए जानना जरूरी हो जाएगा, और अनुच्छेद 3 यहां से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिए। नया राज्य बनाने का अधिकार इस अनुच्छेद
अनुच्छेद 3 के तहत संसद को दिया जाता है। उसके अलावा नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने का भी अधिकार मिलता है। राज्य का क्षेत्र बढ़ाने का या घटाने का अधिकार भी मिलता है। ठीक है, यानी कि कोई नया हिस्सा किसी राज्य में जोड़ना है या कोई हिस्सा उस राज्य से हटा देना है, यह भी अधिकार मिलता है अनुच्छेद 3 के तहत। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन का अधिकार हो गया, और किसी राज्य के यदि नाम में परिवर्तन का अधिकार है तो वह भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यहां दिया गया है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं और यहां से मुद्दा बेहद दिलचस्प होने वाला है, इसीलिए आप जो है यहां से थोड़े ठाम करके खुद को सुनिए मेरी बातों को। अब यहां ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ लीजिए। 1947 भारत आजाद होता है, पाकिस्तान भी नवनिर्मित राष्ट्र बनता है। वहां पर यह तय किया गया कि जो भी देसी रियासत हैं, 550 से अधिक देसी रियासत होते हैं, उनसे यह कहा गया कि आप चाहें तो पाकिस्तान के ध्वज के नीचे आ सकते हैं, आप चाहें तो भारतीय ध्वज के नीचे जा सकते हैं, आप चाहें तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जा सकते हैं। ढेर सारे देसी रियासत जो हैं वह या तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के नीचे आ गए या पाकिस्तानी ध्वज के नीचे आ गए, लेकिन 2-3 जो देशी रियासत थे उन्होंने तय किया कि वे स्वतंत्र रूप में रहेंगे, जैसे कि हैदराबाद भी था और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को तो हालांकि उससे निपट लिया गया, आप जानते हैं उसकी कहानी। जम्मू कश्मीर के जो राजा यानी कि महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने यह तय किया कि जो जम्मू कश्मीर है इसको ना मैं पाकिस्तान के नीचे ले जाऊंगा ध्वज के नीचे, ना भारत में शामिल करूंगा, विलय करूंगा, मैं इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रखूंगा। और वो परिकल्पना करते थे कि जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड की स्थिति है, वैसे ही धरती का स्वर्ग है जम्मू कश्मीर, इसीलिए एक अलग प्रदेश के रूप में, अलग देश के रूप में यह जाना जाएगा। भारत ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जो है उनकी बात मान ली, और उनका जो यह मत था स्वतंत्र रहने का, भारत ने उसका सम्मान किया। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के मन में खोट था, और पाकिस्तानी सेना वहां के जो कबीलाई समुदाय थे उसके द्वारा जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करा देती है, और घुसपैठ कराने के बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि महाराजा हरि सिंह के जान पर यह खतरा आ जाता है। तो महाराजा हरि सिंह जो है भारत से यहां पर मदद मांगते हैं, तो भारत सरकार ने पलट के कहा कि हम आपकी मदद क्यों करें, हम जो अपनी सेना वहां भेजें, आप तो हमारे साथ मिले हुए नहीं हैं, फिर हम आप अपनी सेना आपके यहाँ क्यों भेजें। तो महाराजा हरि सिंह कुछ शर्तों के साथ भारत में विलय करने के लिए मान जाते हैं, और उसके बाद फिर भारतीय सेना वहां जाती है। उससे पहले यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये मैप देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर का मैप है, पुराना मैप है, अभी तो आप जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया। इस मैप को देखिए, यह मैप अपने आप में बहुत कुछ कहानी कहता है। देखिए यह जो हिस्सा है अभी भारत के पास यही हिस्सा पड़ जाता है, यह जो एरिया आपको दिख रहा है यहां से ये एरिया, यह भारत के पास, भारत के नियंत्रण में है। बाकी जो यह एरिया आपको दिख रहा है, मैं यहां पर कलर चेंज कर करके आपको बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यह जो एरिया दिख रहा है यह क्या है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से इसे जाना जाता है। यह जो एरिया देख रहे हैं यह भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। आपने गिलगिट बाल्टिस्तान का नाम सुना होगा, तो यह भी है, गिलगिट बाल्टिस्तान का पूरा एरिया पड़ता है। तो यहां पर, और यहां पर एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात जो की गई है वो यही पड़ता है। तो यह पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में कैसे चला गया, वही जो बात मैंने कहा कि उस वक्त जो है पाकिस्तानी आर्मी कबीलाई समुदाय के साथ यहां पर घुसपैठ करती है और सैन्य रूप से इसे हड़प लेती है। फिर तय किया जाता है कि जिसकी सीमा जहां है, सीज फायर हो जाता है, जहां जो सैनिक है वहीं रहेंगे। इस वजह से इतना क्षेत्र जो है पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में है। ध्यान रखिएगा, भारत के मैप का यह हिस्सा है, भारत सरकार इस पर अपना अधिकार जताते रही है। और आप लगातार सुनते होंगे हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो लगातार कहते रहते हैं कि अब बात जो है इस कश्मीर पे नहीं होगी। पाकिस्तान जब कहता है तो कहते हैं बात करना है तो ये कश्मीर पे करो, इस जगह को खाली करो, ये भारत का हिस्सा है। चलिए ये मुद्दा तो आप समझ गए, इतना हिस्सा भारत के पास है। ये मुद्दा क्या है, यहां पर जो ये देख रहे हैं ये रेड वाला, इस एरिया को कहते हैं अक्साई चीन। अब ये क्या हुआ, ये हमारे पास अभी हमारे नियंत्रण में यह भी हिस्सा नहीं है। यह 1962 का युद्ध हुआ था, यहाँ पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, लेकिन चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया और उसकी सेना यहाँ घुसपैठ करती है लद्दाख के इस हिस्से में, ठीक है। और इस पर जो है अवैध कब्जा जो है चीन का हो गया है। ये अक्साई चीन का हिस्सा कहा जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी पथरीली रेगिस्तान इसे कहा गया है। अब एक हिस्सा आपको यह दिख रहा होगा, यह क्या बला है, देखिए यह हिस्सा जो है यूं तो भारत का है, अधिकार जो है अवैध रूप से पाकिस्तान का है। मजे का बात क्या है कि पाकिस्तान ने 1963 में इसे गिफ्ट कर दिया, किसे, चीन को।
मतलब जमीन भारत का है, अवैध नियंत्रण पाकिस्तान का है, गिफ्ट मुझे देना है तो मैं आपका ही कुछ उठा के दूसरे को दे दिया। और इसने पाकिस्तान ने क्या किया, चीन को यह गिफ्ट दे दिया। सी पैक जो यहां पर से लाइन गुजरा है वो इसी एरिया से होते हुए गुजरता है, इसीलिए भारत को इस पे आपत्ति भी है, ठीक है। और भारत सरकार लगातार कहती रही है कि इस एरिया में जो अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है वो पाकिस्तान और चीन को रोक देना चाहिए। इस हिस्सा में तो आप जानते ही लगातार जो तनातनी है वो बना रहता है, चाहे वो गलवान घाटी का मुद्दा हो या चाहे वो डोकलाम का मुद्दा हो, यह एरिया चला रहता है। अभी हाल फिलहाल में चीन ने अपना नया मैप जो जारी किया उसमें उसने अरुणाचल प्रदेश को शामिल कर लिया, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता रहा है, लेकिन भारत उसका कड़ा विरोध जताता रहा है। तो जम्मू कश्मीर की जो यह स्थिति है आप इस मैप से समझ सकते हैं, भारत का अधिकार जो है अभी इतने पे है। इसमें भी भारत ने क्या किया, इसे दो भाग में जैसे विभक्त कर दिया है। तो यह हिस्सा तो पड़ गया जम्मू कश्मीर राज्य का, और यह पूरा हिस्सा जो है अभी नया मैप में दिखाऊंगा, यह पूरा हिस्सा लद्दाख का पड़ जाता है और दोनों ही यूटी बन जाता है। यहां पर लद्दाख की जो स्थिति होगी वह यूनियन टेरिटरी की ही रहेगी, यानी कि केंद्र द्वारा ही शासन चलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की फिलहाल तो यूनियन टेरिटरी की स्थिति है, लेकिन समय देखते ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, ऐसा गृह मंत्रालय कहती है। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से कहा है। अब यहां पर वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको कहानी के रूप में समझाया, विलय पत्र पर किस तरह से हस्ताक्षर किया गया, इन सब चीजों को आप देखते हैं। अब अनुच्छेद 370 क्या है इसको लेकर के हम बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 370 देखिए, दरअसल भारत से जम्मू कश्मीर के संबंध की एक रूपरेखा निर्धारित करता था अनुच्छेद 370। इसे भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को शामिल किया गया था। यह जो है अब नया मैप जम्मू कश्मीर का जो यूटी बनने के बाद है उसकी स्थिति यह बन जाती है। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को अपना संविधान खुद तैयार करने का अधिकार देता है। नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान का काम पूरा हुआ और 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया। राज्य का नाम हो चाहे सीमाओं की उसकी विधायिका के द्वारा ही उसकी सहमति से यह सब तय किया जाएगा। यह अनुच्छेद 370 के तहत यह फायदा जम्मू कश्मीर को मिलता था। अब इसका खामियाजा क्या हुआ कि भारत का जो संविधान है उसकी पकड़ जम्मू कश्मीर से ढीली होती चली गई। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के मामले में संसद को संसदीय शक्तियों के इस्तेमाल से रोकता था। भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों में, जैसे कि रक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गया और संचार के लिए कानून बना सकती थी। अन्य कानून जो है जम्मू कश्मीर के संविधान के द्वारा तय होता था, ना कि भारत के संविधान के द्वारा, यह जान लीजिए। इसके अलावा किसी अन्य कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य हुआ करती थी। चलिए, ये 370 की स्थिति था। अब तो ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 370 के हटने से क्या क्या बदल गया, इन चीजों को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया। ये देखते हैं, गजट देख लीजिए, भारत का राजपत्र, इसमें ये चीजें शामिल की गई। यह नया वाला जम्मू कश्मीर है जो कि अभी का मैप है, और ये जो पुराना जम्मू कश्मीर का पूरा मैप है, लद्दाख जो जुड़ा हुआ था उसका पूरा मैप है, जो कि आपको हमने एक्सप्लेन भी करके दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 370 जो है, अब इसके तहत देख लेते हैं कि जब यह लागू था तो पहले क्या क्या स्थिति थी, या अब निरस्त हो गया तो अब क्या स्थिति हो गई है। देखिए, जब लागू था तो मैंने कहा कि विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर को प्राप्त था। विशेषाधिकार कहने का मतलब है कि अन्य राज्यों की तुलना में उसे कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे, जैसे कि उसका अपना संविधान था, दोहरी नागरिकता थी, जो वहां के विधानसभा की जो कार्यकाल था वह 6 साल का हुआ करता था, तो बहुत तरह के अलग वहां पर अधिकार दिए गए थे। दोहरी नागरिकता का तात्पर्य क्या है कि यह व्यक्ति जो है वह जम्मू कश्मीर का नागरिक तो होगा ही, साथ ही वह भारत का नागरिक भी हो जाएगा। लेकिन जब 370 खत्म कर दिया गया तो अब एकल नागरिकता है। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो आपकी बिहार राज्य की कोई नागरिकता नहीं होगी, आप वहां के निवासी जरूर हैं लेकिन आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ऐसा नहीं होता था, लेकिन 370 खत्म होने के बाद अब ऐसा हो गया है। जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास अब जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं लेकिन वो नागरिक केवल भारत के हैं, इसीलिए इसे एकल नागरिकता कहा जाएगा। अब कोई विशेषाधिकार नहीं रह जाएगा। और उसके लिए पहले क्या होता था 370 से कि एक अलग झंडा था जम्मू कश्मीर के लिए, वो तिरंगा झंडा को नहीं मानते थे, लेकिन अब यह स्थिति भी नहीं है। आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है, भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति शासन की जो बात की गई है वह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन अब लागू होता है। और आर्टिकल 360 की बात देख लीजिए, आर्थिक आपातकाल जो है वहां लागू नहीं होता था। हालांकि समझ लीजिए
लीजिए, आर्थिक आपातकाल आज तक कभी भी भारत में लागू नहीं हुआ है। यानी कि अनुच्छेद 360 एक ऐसा अनुच्छेद है संविधान का जिसका हमने अभी तक प्रयोग किया ही नहीं है। 1990 के दशक में जब वित्तीय स्थिति हमारी थोड़ी सी चरमरा गई थी, तब यह स्थिति आई थी कि उस वक्त वित्तीय आपातकाल लगना बनता था, लेकिन हम उस चीज से उबर पाए चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बहुत सूझबूझ दिखाई थी। इसके अलावा जब कोविड का टाइम था तो उस वक्त भी जब लॉकडाउन लग गया था, सभी जो काम है वो बंद हो गया था, तब भी यह बात की गई थी कि क्या आर्थिक आपातकाल लगा दिया जाए, यानी कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाए, लेकिन उस वक्त भी ऐसा नहीं किया गया। तो इस आर्टिकल का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। इसके अलावा वहां पर अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन अब जो है वहां अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, अब खरीद सकते हैं। आरटीआई लागू नहीं होता था, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन अब वहां पर सूचना का अधिकार लागू है। विधानसभा का कार्यकाल जो 6 साल का हुआ करता था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल अब 5 वर्ष का हुआ करेगा। जब विधानसभा चुनाव होगा, विधानसभा फिर से चलेगी, तब की स्थिति में यही किया जाएगा। तो यही सब पूरा मुद्दा था। अब इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है, आप जैसा जानते हैं कि जवाब देने की फितरत मेरी है नहीं, लेकिन आप लोग बहुत खूब जवाब देते हैं, तो इस प्रश्न को भी देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। यहां मैं लगातार बताता रहा हूं कि प्रश्न देखने के बाद सीधे आप यहां पर आइए कि कमांड क्या है, कौन सा सही है, तो इसे देखना है। पुछल्ला शब्द जो है उसे पहचानना है। उसके बाद स्टेटमेंट, नया राज्य बनाने का अधिकार, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने का अधिकार, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार, ये सभी क्या है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है कि नहीं, यह बातें की गई है। इसमें से कौन सा विकल्प सही है, उस विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप अभी तक जवाब देते आए हैं, आप आगे भी जवाब देंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।